दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स 2022 पर आधारित है। इसके अलावा वीडियो में आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देख पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कहने का मतलब ये बार बार एग्जाम में आते हैं, तो चूंकि बार बार आते हैं तो इनके आने का चांसेस भी ज्यादा है। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी से। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1934 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। आपसे 1934 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, सही गेस किया आपने। 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। जरा कमेंट करके बताइएगा किसकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। आज का अगला प्रश्न, गलाघोटू बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या हवा के कारण? जी हाँ दोस्तों, गलाघोटू बीमारी वायरस के कारण होती है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जो भी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, अक्सर उनके मुख्यालयों के बारे में, उनके हेड ऑफिस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रयास करिए कि सबको आप देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आया हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, संस्थान या परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न, चौदह जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? निजी बैंकों का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 14 जुलाई 1969 को किया गया। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने प्राइवेट बैंकों का उस दिन राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। दोस्तों, बता दूं आपको, जो है 14 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? वैसे तो सारी नदियां जीवन रेखा होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, नर्मदा, गंगा, ताप्ती या गोदावरी? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहलाती है, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, काफी दूर तक ये बहती है, काफी ज्यादा इससे सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र इसके दायरे में ज्यादा आता है, इसलिए इसको लाइफलाइन कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ कौन है? ठीक है, आपसे LIC के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है MR कुमार, MR माधवन, P कुमार या R कुमार। जी हाँ दोस्तों, बता दूं आपको, MR कुमार। MR कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों की सीमा क्या है? खुले खातों की सीमा का मतलब ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का खाता खोला जा सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, देखिए खाते दो होते हैं, एक तो जीरो बैलेंस होता है, ठीक है,
प्रधानमंत्री जनधन खाता उसी में आता है, जीरो बैलेंस खाते में आता है ये, ठीक है। और एक खाता आप अगर खुलवाने जाओ तो अलग अलग बैंकों को अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, कहीं 1000 मांगते हैं, ठीक है, कहीं 3000 मांगते हैं, कहीं 5000 मांगते हैं, ठीक है। जैसा बैंक हो उस हिसाब से वो पहले अमाउंट आपसे वो लेते हैं, फिर आपका खाता खोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है ये जीरो बैलेंस पर खुल जाता है, ठीक है। लेकिन इस खाते की एक लिमिट भी है, इस खाते में आप इतना ही पैसा रख सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं मंगा सकते, इसमें नहीं रख सकते आप। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि इस खाते की सीमा क्या है, 50,000 है, 5,000 है, 5 लाख है या 1 लाख है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खुलते हैं उनकी सीमा कितनी है, 50,000 है, ठीक है। 50,000 से ऊपर अगर अमाउंट जाएगा तो खाता आपका नॉर्मल खाता हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे और बता दूं आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खुलते हैं उनमें बीमा भी मिलता है। तो कितने हजार का बीमा मिलता है, 30,000 का, 30,000 का कवर मिलता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, यूनिसेफ का संबंध निम्न में से किन योजनाओं से है, किस योजना से है। यूनिसेफ का संबंध निम्न में से किस योजना से है, कन्या उत्थान योजना, निर्भया योजना, जननी योजना या सुमंगला योजना। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ का संबंध है कन्या उत्थान योजना से है, भारत सरकार की योजना है। यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ करार किया है, समझौता किया है, ठीक है। ये बालिकाओं के उत्थान के लिए योजना लॉन्च किया है सरकार ने, यूनिसेफ ने इसमें सहयोग करने का वादा किया है, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया, कन्या उत्थान योजना। आज का अगला प्रश्न, उस भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान का नाम बताइए जिसने 6 विश्व कप में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महिला क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि कप्तान भी है, कैप्टन भी है। फिलहाल उन्होंने संन्यास ले लिया है लेकिन वो कैप्टन थी, ठीक है। उनका नाम बताना है जिन्होंने टोटल 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और रिकॉर्ड है ये, ठीक है। मिताली राज, साइना नेहवाल, सोनम कपूर या कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही पहचान आपने, मिताली राज। मिताली राज वो पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 विश्व कप में हिस्सा लिया है, ठीक है। इसके पहले ये पुरुषों की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, 2022 में प्राकृतिक खेती करने के लिए जीवा की शुरुआत की गई। जीवा एक प्रकार की योजना है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई। तो शुरू किसने किया, आपको उसका नाम बताना है। नाबार्ड ने, आईडीबीआई ने, डीआरडीओ ने या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड। ये योजना नाबार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। जीवा योजना नाबार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है, किसके लिए, नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2022 में बायोटेक ने बायोफेब्री के साथ किस बीमारी के टीके के लिए समझौता किया है। आपको उस बीमारी का नाम बताना है। देखिए, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ऊपर भी जो क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हैं और सब 2022 के हैं। देखिए, स्पेशली 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, मतलब एग्जाम आपका जब चालू हुआ है, एग्जाम चालू होने के कम से कम 1.5 महीने का टाइम तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या 2 महीने का टाइम छोड़ दीजिए। 2 महीने के बाद जो भी घटनाएं हुई, मतलब जनवरी से लेकर के 2022 में, ठीक है, जो भी घटनाएं हुई हैं उनको आप देख लीजिए। देखा यही जा रहा, ट्रेंड यही चल रहा है अब तक कि 2022 की जो करंट अफेयर्स घटनाएं हैं वही पूछा जा रहा है, इसलिए उनको देख लीजिए अच्छे से आप, ठीक है। तो ऑप्शन है तपेदिक, कैंसर, खसरा या एड्स। जी हाँ दोस्तों, तपेदिक, टीबी, ठीक है। टीबी की बीमारी के टीके के लिए जो है बायोटेक ने बायोफेब्री के साथ समझौता किया है। कब हुआ समझौता, ये मार्च 2022 में हुआ। आज का अगला प्रश्न, मेंस एशिया हॉकी कप 2022 किस देश ने जीता। आपको उस देश का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है कोरिया, मलेशिया, भारत या पाकिस्तान। दोस्तों बता दूं आपको, मेंस एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता, कोरिया ने जीता। किसको हरा करके, मलेशिया को हरा करके। मलेशिया हार गया था, कोरिया जीता है, ठीक है। भारत को इस खेल में कांस्य पदक मिला था, ठीक है, ये भी जान लीजिए आप। भारत को क्या मिला था, कांस्य पदक मिला था। विजेता टीम कौन सी है,
कोरिया की टीम है। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 124(2) का संबंध किससे है? अनुच्छेद के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य सचिव नियुक्ति या आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं आपको, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं। वो जो भी न्यायाधीश हैं, जो भी सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश जो भी हैं वर्तमान में, उनसे सलाह मशविरा करने के बाद जो है, ठीक है, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 124(2) में है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयोग निम्न में से किसका चुनाव नहीं करवाता? विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का या कोई नहीं? राज्य चुनाव आयोग, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, राज्य चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? अभी जनधन योजना के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 26 अगस्त 2014, 26 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015। जी हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, जो है लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना की, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी, लेकिन लागू कब हुआ? ये 26 अगस्त 2014 से ये लागू हुआ। कब से? 26 अगस्त 2014 से पब्लिक के लिए ये योजना खोल दी गई। ठीक है, सही आंसर क्या है? 26 अगस्त 2014। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन लागू कब हुआ? ये 26 अगस्त 2014 से हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? ये जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है खाता खोलने के लिए, तो उनके लिए ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की योजना है, जिससे उनके पास से जो भी पैसा हो, थोड़ा बहुत जो भी आए, वो बचत कर सके। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को कहां पर हार्टफुलनेस योग अकादमी की आधारशिला रखी गई? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। योग के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली या जयपुर। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई है। यही सही आंसर है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2022 में नियुक्त किया गया है। कौन है वो? विवेक जौहरी हैं, संजीव मेहता हैं, विवेक गोगिया हैं या विनय कुमार त्रिपाठी हैं? जी हाँ दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में इनसे सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। आज का अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या स्मृति ईरानी ने? जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये योजना पढ़े भारत की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है, ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में? यहाँ पे चूंकि जो ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगेगा? उज्जैन में लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ लगता है कुंभ मेला? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक। ठीक है, ये सब कुंभ मेले के स्थान है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, महाकाल की नगरी में। आज का अगला प्रश्न, हार्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है,
ध्यान दीजिए, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का बहुत फेमस त्योहार है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपके ऑप्शन है दिसंबर के पहले सप्ताह में, जनवरी के अंत में, दिसंबर के मध्य में या फरवरी में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के पहले सप्ताह में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार कहाँ का त्योहार है? नागालैंड का फेमस त्योहार है। आज का अगला प्रश्न, लोसूंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम। लोसूंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा जो त्योहार है क्यों मनाते हैं हम? नववर्ष की शुरुआत, गणेश चतुर्थी, फसल कटाई या बसंत की शुरुआत? जी हाँ दोस्तों, नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, पोंगल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नववर्ष की शुरुआत में, गणेश चतुर्थी में, फसल कटाई में या बसंत की शुरुआत में? जी हाँ दोस्तों, पोंगल फसल कटाई का त्योहार है। फसल कटाई के उपलक्ष्य में पोंगल है, मकर संक्रांति है, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज का अगला प्रश्न, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं जयंत घोषाल, अतुल गोयल, डॉक्टर किरण बेदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी की रचना है ये। आज का अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन हैं रोहित शर्मा, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन, आदिल राशिद। डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। कब? फरवरी में। आज का अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी दामोदर, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा? दामोदर। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। चलिए, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार की अगर बात आई है तो यहाँ पे क्वेश्चन और बता दूं आपको। छोटा नागपुर पठार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए। किस चीज के लिए? खनिजों के लिए। खनिजों की मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए फेमस है। आज का अगला प्रश्न, कावेरी नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, डेक्कन का पठार, मालवा पठार, दक्षिण का पठार? जी हाँ दोस्तों, डेक्कन का पठार। डेक्कन प्लेटू से कावेरी नदी निकलती है। आज का अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 में कौन सी टीम विजेता बनी? आपको उस टीम का नाम बताना है जिसने प्रो कबड्डी लीग 2021-22 को जीता। आपके ऑप्शन हैं दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, लखनऊ या भोपाल? जी हाँ दोस्तों, दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2021-22 को जीता, पटना पायरेट्स को हरा करके। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन को घुमा करके। आज का अगला प्रश्न, प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई? प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई? 31 मार्च 1967 को, 31 मार्च 1867 को, 31 मार्च 1857 को या 31 मार्च 1957 को? जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 1867 को प्रार्थना सभा की स्थापना की गई है। जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? आज का अगला प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार? जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, इसको पाक स्टेट लाइन भी बोला जाता है। भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपको उस साल बताना है। 13 नवंबर
1964 को, 13 दिसंबर 1964 को, 13 जनवरी 1964 को या 15 नवंबर 1964 को। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, 13 नवंबर 1964 को भेल मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, की स्थापना हुई। आज का अगला प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन है, साइबेरियाई पक्षी भारत क्यों आते हैं? साइबेरियाई ही क्यों, साइबेरियन पक्षी ही क्यों? बहुत सारे पक्षी भारत आते हैं, विदेश से आते हैं। क्यों आते हैं ये? साइबेरिया से इतनी लंबी उड़ान भर कर के ये इंडिया तक चले आते हैं, एशिया चले आते हैं। क्यों आते हैं ये? जलवायु परिवर्तन के कारण, ठंड लगने के कारण, अंडा देने के लिए या भोजन की तलाश में? नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन जो सही एकदम रीजन है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण। साइबेरिया में चूंकि जलवायु उनके अनुकूल नहीं रह जाता है, इसलिए ये पक्षी साइबेरिया से उड़ करके, साइबेरियन जो क्रेन है वहां से उड़ करके एशिया में चले आते हैं, स्पेशली इंडिया में चले आते हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को पद्मश्री 2022 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है विज्ञान और इंजीनियरिंग, कला और साहित्य, शांति क्षेत्र में या सामाजिक कार्य। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को, ये बंगला की हैं, बंगाल की हैं। ठीक है, सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री किसे दिया गया? क्या हो जाएगा? सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चंस जो भी आपको बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा करके भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उसको आप देख लीजिए। मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूं कि घुमा के कैसे बनेगा ये, लेकिन आप भी थोड़ा प्रयास करिए, क्वेश्चन को घुमा करके जो बन सकता है उसको भी आप देख लीजिए। कहने का मतलब है उस क्वेश्चन के आधार पर जो और जानकारियां हैं ना, उन सारी जानकारियों को अपने दिमाग में भर लीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया? हॉकी टीम ने, क्रिकेट टीम ने, महिला हॉकी टीम ने या कबड्डी टीम ने? जी हाँ दोस्तों, हॉकी टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस भारतीय ने स्विस ओपन बैडमिंटन जीता? आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर। जी हाँ दोस्तों, पीवी सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब मार्च 2022 में किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। आज का अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में किस देवता को रोग निवारक और पादप रक्षक माना जाता है? देखिए, धर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर, मुस्लिम धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर, ठीक है, ईसाई धर्म के ऊपर क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। आपके ऑप्शन है सोम, वरुण, इंद्र या अग्नि। जी हाँ दोस्तों, सोम देवता की पूजा रोग निवारण और पादप रक्षक मतलब पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, औषधियों की रक्षा के लिए और रोग के निवारण के लिए सोम देवता की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। आज का अगला प्रश्न, देखिए ये भी धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। ज़कात किस धर्म का स्तंभ है? इस्लाम का, बौद्ध का, जैन का या ईसाई का? ज़कात इस्लाम धर्म का स्तंभ है। इस्लाम धर्म में कितने स्तंभ हैं? टोटल 5 स्तंभ हैं। ठीक है, भी ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, कोसी को, गंडक को या ब्रह्मपुत्र को? जी हाँ दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आने की वजह से बहुत विनाश होता है, तबाही मचती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज का अगला प्रश्न,
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार या रवि सिंह। जी हाँ दोस्तों, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत हैं, अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बच रहे हैं जल्दी ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोज करके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कराऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।